मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं। क्रिया के भेद हमने आपको 6 बताया था। कितने हैं? 6 प्रकार के क्रिया के भेद। सीधे पहुंचते ही टॉपिक पे शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा ऑफलाइन भी ऐसे चलता है और ऑनलाइन दोनों। फालतू इधर-उधर की बातें नहीं करना है, ठीक? तो चलिए हम लोग क्रिया के 6 भेद देख चुके हैं। कौन-कौन से? एक प्रेरणार्थक को हम देख चुके हैं और दूसरा यौगिक क्रिया देख चुके हैं, तीसरा नामधातु देख चुके हैं, सहायक क्रिया और क्रियार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। इतने तो 6 हम देख चुके हैं क्रिया के भेद। इसके बाद एक प्रश्न और आ जाता है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या होगा। क्रिया का रूप तो आप जानते हैं, जिससे किसी का कार्य होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। हम लोग क्रिया देख रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि संयुक्त क्रिया के भेद। चलिए, संयुक्त क्रिया के भेद, अगर इसके हम भेदों में जाते हैं तो कितने प्रकार के भेद पाते हैं? हम 11 प्रकार के भेद पाते हैं संयुक्त क्रिया के। यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक, आरंभ बोधक क्रिया। पहली क्रिया क्या हो जाए? क्रिया संयुक्त क्रिया के भेद हमने आपको पहले भी बताया है कि क्रिया के 6 भेद हो जाएंगे और संयुक्त क्रिया के 11 भेद हो जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला आरंभ बोधक हो जाएगा। अगर यही दूसरे की हम बात करें, क्या हो जाएगा? समाप्ति बोधक। अभी इनमें हम विस्तृत देखेंगे, लेकिन एक बार इनको देख लेते हैं। पहला आरंभ बोधक, दूसरा समाप्ति बोधक और तीसरा अवकाश बोधक। अवकाश बोधक। चौथे की यही हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? अनुमति बोधक। कौन सा हो जाएगा? अनुमति बोधक। और पांचवा हम देखते हैं क्या हो जाएगा? नित्यता। नित्यता बोधक। छठे नंबर पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा? आवश्यकता बोधक। क्या हो जाएगा? आवश्यकता बोधक। ठीक, अब यहाँ 7वें नंबर पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा? निश्चय बोधक। निश्चय बोधक। ठीक, उसके बाद यहाँ हम 8वें नंबर पर देखते हैं क्या हो जाएगा? इच्छा बोधक। इच्छा बोधक। और 9वां क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक। 9वां क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक। 10वां कौन सा हो जाएगा? शक्ति बोधक। शक्ति बोधक। और 11वां और अंतिम हो जाएगा पुनरुक्ति। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक, हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में, अगर आपको इसके पहले की क्लास देखना हो, जितने भी हम पढ़ाए हैं, तो YouTube पर जाइए, हिंदी चर्चा पर चर्चा डालिए और उसके बाद वहां पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब देखेंगे आप उसमें जितने प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं आप वहां देख सकते हैं। इसके पहले की क्लास यदि नहीं देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा समझ में कम आएगा। इसके पहले वाले की पहली क्लास देखिए। हमने कहा क्रिया के 6 भेद हैं, उसको हम लोग पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं, वही हमको यहाँ देखना है। शायद यहाँ से एकाक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। हम आरंभ बोधक, पहला क्या हो जाएगा? आरंभ बोधक। आरंभ बोधक तो आप जानते हैं किसे कहेंगे? उसे कहेंगे यदि किसी कार्य को हम शुरुआत करते हैं। जब कोई कार्य को हम शुरुआत करते हैं तो क्या हो जाता है? वहां आरंभ बोधक हो जाता है। उसके बाद यदि हम दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर में क्या हो गया? समाप्ति बोधक। समाप्ति का अर्थ यही होता है किसी कार्य को हम समाप्त कर चुके हैं, अर्थात वो कार्य अब समाप्त हो गया। अभी इसके हम विस्तृत रूप से देखेंगे। अवकाश बोधक। अवकाश बोधक वही होता है जैसे कोई कार्य को हम कर रहे हैं, बीच में किसी कारणवश रुक जाए वो कार्य, पुनः फिर हम वही शुरू करें तो क्या हो जाएगा? पहले या बीच कार्य में जो है अवकाश या अवरुद्ध हो गया था। ठीक, अब यहाँ
चौथे नंबर पर हम देखते हैं अनुमति। किसी कार्य को करने से पहले किसी की अनुमति ली जाती है तो उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसके बाद नित्यता। नित्यता बोधक उसे कहते हैं लगातार कार्य जो है नित्य रूप से चल रहा हो, जो कार्य लगातार हमारा चल रहा है उसे हम नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कह सकते हैं। आवश्यकता बोधक। आवश्यकता वही है जो किसी कार्य को करने के लिए जो हमको अवश्य रूप से वो कार्य करना पड़ता है, वो क्या है? आवश्यकता बोधक। निश्चय बोधक। निश्चय वही सेम वही बात है कि जिस कार्य को हम निश्चय रूप से हमको करना है कि ये हमको कार्य करना है तो वो क्या हो जाएगा? निश्चय बोधक हो जाएगा। यहाँ इच्छा, हम अपने इच्छा के अनुसार कोई कार्य कर सकते हैं, उसे इच्छा बोधक की। अभ्यास, कोई कार्य को हम अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो अभ्यास होगा। शक्ति, यदि किसी कार्य को हम अपने शक्ति के द्वारा आपसे करवाएं या किसी से करवाएं, हमसे या कोई कार्य शक्ति के माध्यम से करवाया जाए तो हम उसे शक्ति बोधक कहेंगे। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया वही है जो दोबारा वही बात कही जाए तो पुनरुक्त। अब हम लोग आइए एक एक को जो है देखते हैं। अभी तो हम इतना जाने हैं, क्या जाने हैं कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं और क्रिया के 6 भेद हैं। लेकिन अगर यही क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया प्रकार हमने बताया था, एक मूल हो जाएगा और दूसरा यौगिक हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग संयुक्त क्रिया में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? चलिए, सबसे पहला कौन सा है? तो आरंभ बोधक। अभी हमने कहा क्या हो जाएगा? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, यहां देखते हैं। इसमें यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हमने कहा ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य के होने का आरंभ होता है। हमने बताया आपको ऐसी क्रिया, यहां पर लिख लीजिए, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य के शुरू होने का पता चलता है। शुरू होने का पता चलता है। आगे लिख लीजिएगा, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। ठीक, आगे उदाहरण में यदि हम देखते हैं तो उदाहरण में क्या होगा? हाँ, यहाँ पहला उदाहरण हम देखते हैं, पानी बरसने लगा। यदि हम आपसे कहें कि पानी बरसने लगा, इससे क्या पता चलता है हमें? इससे यही पता चलता है कोई कार्य अभी अभी तुरंत से शुरू हुआ है, मतलब अभी अभी से बारिश होने लगी है। उसके बाद हम कहें श्याम जाने लगा, इसका अर्थ हमें क्या पता चलता है? श्याम अभी तक यही था लेकिन अभी तुरंत यहाँ से जाने लगा है, तो क्या कहेंगे? आरंभ। किसी कार्य की जो है क्रिया की शुरुआत, यहाँ पर जाने की शुरुआत अभी हो रही है, इसीलिए हम इसे आरंभ बोधक क्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ कहें वह पढ़ने लगा, मतलब वह अभी तुरंत से जो है, इसके पहले नहीं पढ़ रहा था लेकिन अभी तुरंत जो है वो क्या होने लगा? वो क्या करने लगा? वो पढ़ने लगा। तो हम आपको बताएं, पहला आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य के शुरू होने या आरंभ होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं, पानी बरसने लगा, श्याम जाने लगा और वह पढ़ने लगा। पहला हम लोग देख चुके हैं इसका कौन सा? आरंभ बोधक। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। ठीक, दूसरे भाग की अगर हम बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि पहला आरंभ हो गया था, पहला के बाद दूसरा क्या हो जाएगा? समाप्ति बोधक। इससे क्या पता चलता है? किसी कार्य के समाप्त होने का पता चलता है। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक, यहाँ इसमें यदि हम देखें क्या कह सकते हैं? ऐसी क्रिया, यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसकी परिभाषा में हम देखें, ऐसी क्रिया जिससे
किसी कार्य के समाप्ति का बोध हो, समाप्ति का बोध हो, उसे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम देखेंगे उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब पानी बरस चुका है, पानी बरस चुका है। इसमें क्या आप देखेंगे कि पानी जो है अब बरस चुका है, इसका कार्य जो है समाप्त हो गया है। मतलब पानी, इसके पहले बारिश हो रही थी लेकिन अब जो है पानी बरसना बंद हो गया है, तो क्या कहेंगे हम, पानी बरस चुका है। पहला उदाहरण। यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं, श्याम पढ़ चुका है। दो उदाहरण हमने देखा कि पानी बरस चुका है और श्याम पढ़ चुका है। यहाँ क्या देखें, हमने आपको बताया कि समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऐसी क्रिया हो जिससे किसी कार्य के समाप्ति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण हमने बताया दो, आपको क्या बताया, पानी बरस चुका है और श्याम पढ़ चुका है, दो। इसके बाद अगला तीसरा हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रिया का तीसरा भेद। तीसरे भेद में क्या हम देखें, हमने कहा था एक आया था अवकाश बोधक, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, हमने क्या बताया, अवकाश बोधक। अब इसमें क्या लिखना है, जिस क्रिया में, जिस क्रिया, जिस क्रिया में जिस क्रिया के, वाक्य बनाइए, जिस क्रिया के पूरे होने में, जिस क्रिया के पूरे होने में, पूरे होने में कुछ अवकाश का बोध हो, कुछ अवकाश का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। यदि हम कहें, क्या कह सकते हैं, जिस कार्य में पूरे होने में कुछ अवकाश हो जाए, अर्थात कोई रुकावट आ जाए या कुछ समय के लिए उस कार्य को रोक दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वहां अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या हो सकता है, राम मुश्किल से पढ़ पाया, राम मुश्किल से पढ़ पाया। अब क्या हो जाएगा इसमें, राम मुश्किल से पढ़ पाया, इसका मतलब हमें क्या लगता है कि मुश्किल अर्थात उसके पढ़ने में थोड़ी बहुत कुछ बाधा या अवकाश आ गया था, इसीलिए राम मुश्किल से पढ़ पाया। पहला। तीसरा नंबर हो गया, हमने क्या बताया, तीसरा अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, जिस कार्य के पूरे होने में कुछ अवकाश का बोध हो, वहां पर क्या होता है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होता है। उदाहरण हमने बताया, राम मुश्किल से पढ़ पाया। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं, तीसरे के बाद चौथा देखते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अनुमति बोधक, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, यदि हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या देख सकते हैं, जिस कार्य में, जिस कार्य को करने के लिए,
जिस कार्य को करने के लिए जिस कार्य को करने के लिए अनुमति का बोध हो, अनुमति का बोध हो, उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। यदि हम कहें मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। दूसरा उदाहरण यह हम कह सकते हैं क्या उसे या मुझे, कुछ भी कह सकते हैं, चाहे उसे कही चाहे मुझे कही, खाने दो। ठीक, यहाँ पर देखें हमने क्या बताया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया जिस कार्य को करने के लिए अनुमति का बोध होता है उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुझे पढ़ने दो, अर्थात हम आपसे क्या कह रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं कि मुझे पढ़ने दो। दूसरे नंबर पर यदि हम देखते हैं तो मुझे खाने दो या उसे खाने दो। अब जो भी कह दीजिए, इसमें क्या होगा, ये अनुमति बोधक हो जाएगा। कभी कभी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये किस का भेद है, तो जरूर इसको जानते रहिए, हो सकता है एकाध प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आए। ठीक, तो हम लोग क्या किए, हम लोग अभी तक जो है संयुक्त क्रिया के 4 भेद को देख चुके हैं। कौन कौन सा देख चुके हैं, आप तो देख ही रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाएगा, पांचवा क्या हमने बताया था, नित्यता बोधक। अब बताने में एकाक इधर उधर क्रम हो सकता है, जबकि इसका कोई क्रम नहीं मिलता है, कौन पहले नंबर पर कौन दूसरे नंबर पर है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। आप जानते हैं क्या हो जाएगा, जिस क्रिया से, इसमें इसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे, जिस क्रिया से उसके नित्य होने का बोध हो तो वहां नित्यता बोधक क्रिया होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे क्या, नित्यता अर्थात अभी कार्य चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी बरस रहा है। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, पानी बरस रहा है। यहाँ दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें, हवा चल रही है, हवा चल रही है। तो हमने क्या बताया कि नित्यता बोधक या इसी को निरंतरता बोधक भी कहते हैं। जिस क्रिया से उसके नित्य होने का बोध हो तो वहां नित्यता बोधक क्रिया होती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो पानी बरस रहा है और हवा चल रही है, ये क्या हो जाता है आपका पांचवा जो है नित्यता बोधक क्रिया का उदाहरण है। ठीक, नित्य कार्य हो रहा है। ठीक, उसके बाद छठे नंबर पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक में क्या हो सकता है, जिस क्रिया को हमने क्या कहा, जिस क्रिया से किसी कार्य के करने की, कि जिस क्रिया से किसी कार्य के करने की
आवश्यकता या इसी को कर्तव्य का बोध हो उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसके उदाहरण में हम देखते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए। क्या है? मुझे पढ़ना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर यहां हम देखते हैं, अब तुम्हें सोना चाहिए। अब तुम्हें सोना चाहिए। तीसरे उदाहरण की तरफ हम देखते हैं, राम को पढ़ना चाहिए। राम को पढ़ना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आवश्यकता बोधक किसे कहते हैं? जिस क्रिया से किसी कार्य के करने की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आप देखिए, यहाँ आपके ऊपर तो बहुत सटीक बैठता है, मुझे पढ़ना चाहिए। ये आपका क्या है? मुझे पढ़ना चाहिए, ये आपका आवश्यकता है। क्या आवश्यकता आपकी है? पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी नौकरी पाएंगे, तभी ये तो आपका आवश्यकता और कर्तव्य दोनों इसे मानकर हमें पढ़ना है, तब पढ़ने में हमारा दिमाग लगेगा और हमको जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। फिलहाल परीक्षाओं की डेट घोषित हो गई है, तो अब लापरवाही नहीं, अभी से सभी लोग जुट जाएं, समय पर्याप्त है। और ये ना कोई सोचे कि अब परीक्षा कैंसिल होगी, क्योंकि अब हमको लगता है 100% परीक्षा हो जानी चाहिए, अब नहीं टलनी चाहिए। अगर टल जाए तो दैवी बात है, दैवी आपदा होगी। अगर अब परीक्षा कैंसिल होती है तो हम लोगों को विशेष ध्यान करके अब लापरवाही नहीं करना है, सीधे से पढ़ाई करना है। तो मुझे पढ़ना चाहिए, ये हमारी आवश्यकता भी हो सकती है और हमारा ये मौलिक कर्तव्य भी समझिए यहाँ पर है। हम इलाहाबाद में हैं, किस लिए हैं? पढ़ने के लिए हैं, तो ये हमारा कर्तव्य के रूप में हो जाएगा पढ़ना। ठीक, अब जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या करें? माघ मेला चल रहा है, अपना खाएं पूरी सब्जी। अब तुम्हें सोना चाहिए, क्या हो जाएगा? या अब तुम्हें सोना चाहिए। ठीक, और तीसरे उदाहरण की अगर हम बात करें, राम को पढ़ना चाहिए, ये क्या है? ये आवश्यकता बोधक। छठे नंबर पर हमने क्या देखा? आवश्यकता बोधक। हाँ, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले ली करें और जैसे आपकी समझ में आए। ठीक, सातवें नंबर पर हम देखते हैं क्या है? निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्रिया क्या है? निश्चय बोधक क्रिया। अगर इसमें हम देखते हैं तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? जिस क्रिया से, पहली परिभाषा हम देखते हैं, जिस क्रिया से जिस क्रिया से किसी कार्य के होने का किसी कार्य के होने का निश्चय बोध होता है, निश्चय बोध होता है, तो वहाँ निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होता है या होती है। ठीक, अब यहाँ इसके उदाहरण में हम देखते हैं तो निश्चय क्या हो जाएगा? निश्चय यदि आप कहें वह गिर पड़ा। गिर पड़ा मतलब अगर आपसे कोई कहे कि वह गिर पड़ा, तो आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हाँ, वो निश्चय ही गिर पड़ा है, इसीलिए हमने कहा कि वह गिर पड़ा। पहला उदाहरण हो गया। अब यहाँ दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो क्या कह सकते हैं? श्याम पढ़
ही डालो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब ये निश्चय बोधक होगा कि आप जो है किसी कार्य को निश्चय रूप से करिए, तो क्या हो जाएगा? निश्चय बोधक क्रिया हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे दूसरा हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा। 8वें नंबर पर हम देखते हैं इच्छा बोधक। 8वें नंबर पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा? इच्छा बोधक। इच्छा बोधक क्रिया। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें, जिससे किसी जिससे किसी कार्य की जिससे किसी कार्य हाँ जिससे जिससे किसी क्रिया से जिससे किसी क्रिया से कार्य के करने का इससे किसी कार्य का इच्छा प्रकट हो तो वहाँ इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया होती है। ठीक, अब इसी उदाहरण में हम देखते हैं राम भोजन करना चाहता है। क्या कहेंगे? राम भोजन करना चाहता है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो सीता वन जाना चाहती है। ठीक, यहाँ पर हमने दो उदाहरण बताए। इच्छा बोधक जिससे किसी क्रिया की कार्य करने की इच्छा प्रकट हो। कार्य करने की जिससे किसी क्रिया के थोड़ा सा क्रिया के कार्य करने की इच्छा प्रकट हो। अब सेंटेंस में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। यहाँ देखिएगा, जिससे किसी क्रिया के कार्य करने की इच्छा प्रकट हो, वहां पर इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होती है। और उदाहरण हम देखते हैं राम भोजन करना चाहता है, और अगला देखेंगे सीता वन जाना चाहती है। आइए अगला देखते हैं अभ्यास बोधक संयुक्त। अभ्यास बोधक यहाँ पर क्या हुआ है? चलिए अभ्यास बोधक क्रिया ही मान के चलिए यहाँ पर। ठीक, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं संयुक्त अभ्यास बोधक क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी क्रिया के निरंतर अभ्यास का बोध हो, वहां अभ्यास बोधक क्रिया होती है या क्रिया कहलाती है। जैसे हम आपसे कहें कि राम पढ़ा करता है, अर्थात यहाँ हमको इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि किसी कार्य के अभ्यास का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? राम पढ़ा करता है। दूसरा अगर हमें देखें, यहाँ राधा गाया करती है, मतलब यहाँ हमको लग रहा है कि अभ्यास की बात यहाँ हो रही है। उसके बाद यहाँ तीसरे से हम तीसरा उदाहरण देखें तो क्या कहते हैं? सीता पढ़ा करती है, तो मतलब क्या हो जाएगा? सीता पढ़ने का कार्य जो है अभ्यास के रूप में लगातार कर रही है। ठीक, इससे क्या पता चलता है हमें? अभ्यास बोधक से वही पता चलता है कि लगभग लगभग क्रिया का रूप हमें अभ्यास के रूप में पता चलता है। ठीक, अगला चलिए अगला 10वां आ जाता है। क्या? यहाँ इसको एक बार देख लीजिए।
10वां क्या आ जाता है? 10वां आपका बचा है शक्ति बोधक। 10वां क्या बचा है? 10वां बचा है शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया क्या है? इसे अगर हम देखें तो जिस क्रिया से किसी कार्य के करने की शक्ति, या आप इसे सामर्थ्य भी कह सकते हैं। शक्ति या क्या कहेंगे? शक्ति या इसे सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य कह सकते हैं, का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम शक्ति बोधक क्रिया कहेंगे। हम आपसे कहें जिस क्रिया से किसी कार्य के करने की शक्ति या सामर्थ्य की बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। यदि हम आपको उदाहरण इसका बताएं तो क्या? राम पढ़ सकता है। राम पढ़ सकता है। पहला उदाहरण हमने कहा कि राम पढ़ सकता है, अर्थात यहाँ शक्ति या सामर्थ्य की बात। राम का सामर्थ्य है क्या? कि वो पढ़ सकता है। दूसरे उदाहरण में यदि हम देखें, वह चल सकता है। वह चल सकता है, अर्थात उसमें चलने की सामर्थ्य है, इसीलिए वह चल सकता है। सीता जा सकती है। सीता जा सकती है। क्या है? सीता जा सकती है। यहाँ पर हमने देखा शक्ति बोधक क्रिया। अगला हम लोग देखते हैं एक कौन सा बचा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बचा हुआ है कौन सा? पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगा? यहाँ 11 नंबर में हम देखते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, यदि हम इसमें देखते हैं क्या हो जाता है, जब कोई, इसकी परिभाषा की हम बात करें, जब कोई समानार्थक समानार्थक का वही होगा जो जब कोई समान अर्थ दे, समानार्थक क्रिया मिलकर, जब कोई समानार्थक क्रिया मिलकर किसी एक क्रिया का भाव स्पष्ट करे तो वह पुनरुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक, हमने क्या बताया? हमने बताया जब कोई समान अर्थ देने वाला क्रिया मिलकर किसी एक क्रिया का भाव स्पष्ट करे तो क्या कहलाता है? वह संयुक्त क्रिया कहलाता है। लेकिन वह क्रिया जिनमें कोई अब दूसरी एक परिभाषा और मिल जाती है। क्या मिल जाती है? वह क्रिया, एक और परिभाषा हम देखते हैं, वह क्रिया जिसमें कोई दो समानार्थक क्रिया मिलने से किसी एक भावार्थ को व्यक्त करे, वहां पुनरुक्त क्रिया होती है। तो बात दोनों वही है। तो हमें इसका उदाहरण देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, राम सबसे मिला जुला करता है। मिला जुला करता है। अब यहाँ आप देखिए, जैसे हमने कहा कि राम सबसे मिला जुला करता है, यहाँ आप देखेंगे मिलना जुलना जो क्रिया है तो पता हमको दो चल रहा है, लेकिन अगर इसका भाव हम निकालेंगे तो एक ही निकलेगा
कि राम लगभग सबके पास जाता होगा, उनसे मिलता होगा। तो मिलने जुलने का अर्थ दोनों क्रिया का सिर्फ एक हो जाएगा, क्या होगा, सिर्फ मिलने का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो यही समान अर्थ देने वाली क्रियाओं का भाव लगभग लगभग एक जहां हो जाए वहां क्या होगा, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होगा। अगले उदाहरण में और समझते हैं। श्याम पढ़ा लिखा, हाँ, राम पढ़ा लिखा करता है। ठीक, अब यहाँ पर दोनों क्रिया फिर से हो गई है, पढ़ना लिखना। तो पढ़ना लिखना से हम क्या समझ सकते हैं, आदमी यहाँ पढ़ने लिखने से मतलब वो साक्षर है, पढ़ने लिखने का कार्य करता है। यहाँ पर एक भाव हमको मिल जाता है। ठीक, अब एक प्रश्न और आ जाता है, क्या आ जाता है, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहिए। ये क्या है, क्या भाव बना कि पड़ोसी हैं आपके, उनसे बराबर मिलते जुलते रहिए। ठीक, तो मिलना जुलना क्या है कि उनसे आप मिलते रहिए बराबर। क्या हुआ, अभी हम लोग संयुक्त क्रिया के जो, हाँ, यहाँ पर देखिए संयुक्त क्रिया के 11 भेद हम लोग पढ़े हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग जो जो पढ़े हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद देख लेंगे तो हमको लगता है शायद एक उदाहरण यहाँ से इसी तरीके से दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा क्रिया का भेद है, तो आपको यहाँ सीधे सीधे उत्तर देना होता है। तो ठीक है मित्रों, बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर से देखते हैं अगला, यही क्रिया का भेद है, जिसमें हम लोग वाच्य का परिवर्तन कैसे होता है वहाँ हम लोग देखेंगे। तो वाच्य थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसमें कर्तृवाच्य हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है और भाववाच्य हो जाता है। थोड़ा सा समझे, जहाँ कर्ता के माध्यम से क्रिया का भाव बनता है या क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग जहां होता है वहां क्या कहते हैं, वहां कर्तृवाच्य कहते हैं। और जहां कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है वहां कर्म कारक हो जाता है। और जहां लगभग लगभग आप मान के चलेंगे, जहां निषेधात्मक भाव का प्रयोग मिलता है वो हमें क्या होता है, हाँ, भाववाचक संज्ञा, हाँ, कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया और भाववाच्य तीन। एक प्रश्न तो यही आपसे बनता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम लोग अगली क्लास में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पहले इनको समझेंगे, उसके बाद फिर आपको हम कुछ उदाहरण बताएंगे जिससे आपकी परीक्षा में पता चल जाए कि लगभग एक आइडिया लग जाता है कि हम अगर प्रश्न पूछेगा कर्तृवाच्य पूछेगा तो कर्तृवाच्य कर लेंगे, कर्म पूछेगा तो कर्म और भाव अलग कर लेंगे, वही आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।